सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वंडरफुल ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले सेक्शन 150 प्लस 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये फुल सेक्शन होगा और इस सेक्शन में हम लोग 150 प्लस 151 कवर कर देंगे। ये क्लास 7 होगा ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ कंपनी लॉ। अच्छा, सेक्शन 150 एंड सेक्शन 151 क्या है, सबसे पहले वो हम लोग जान लें। ठीक है, सेक्शन 150 प्लस सेक्शन 151 क्या है, सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। नॉर्मली सेक्शन 150 जो है ना, वो डिस्कस करता है अपने, बताओ क्या, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, इससे पहले के जो क्लासेस हम लोगों ने किया है उसमें हम लोगों ने सीखा है सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब बात ये होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट कैसे होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग एक डेटा बैंक होता है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। सिर्फ ये बता रखा था कि हाँ डेटा बैंक है और इसका प्रोसीजर को क्या होता है वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे, ऐसा मैंने बता रखा था। आज वही वीडियो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले इस वीडियो में कि सेक्शन 150 में अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड ये डेटा बैंक का क्या चक्कर होता है। ये जैसे हो जाएगा सेक्शन 150, उसके बाद जाएंगे हम लोग सेक्शन 151 एंड सेक्शन 151 डील करता है विद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्या बताओ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बहुत फेमस सेक्शन है अपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी, तो इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना। सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको नक्की कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ज़्यादा कुछ नहीं है, सेक्शन 150 हम लोग करेंगे जो कहता है अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सिलेक्शन के बारे में। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, लाइक कर दे एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मोर वीडियोस के लिए, कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए जो कि कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला इतना ज़्यादा क्लियरिटी में और सीधा, ये जो है आपके बेयर एक्ट से लेकर आया हूँ मैंने ये पूरा चीज़। तो आप CS कर रहे हो, CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये नोट्स आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। ये नोट्स कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो CS एग्ज़ाम स्क्वाड, आपको मिल जाएगा, या फिर एग्ज़ाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब आपको मिल जाएगा। आप ये नोट्स जो है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से ले सकते हो। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है एग्ज़ाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, वहाँ पर भी आपको फ्री रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ जो है ये मिल जाएगा। अच्छा, क्या ये एग्जामिनेशन मटेरियल का है? हाँ, ये एग्जामिनेशन मटेरियल है, यहीं से डायरेक्ट आपको लिखना है। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो यहीं से लिखना है। ठीक है। अच्छा, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले मैं एक ब्रीफ आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या। देखो, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मोटा मोटा पहले ये समझ लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना, ये वो बंदा होता है जो कि जिस कंपनी में वो बनना चाहता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उस कंपनी से कोई उसका नाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो दैट वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट क्या था, सबसे पहले हम लोग वो समझ ले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग इसलिए रखते थे सो दैट बाकी के जो डायरेक्टर्स है वो डिसीजन सही प्रकार से ले रहे हैं कि नहीं, अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं कि नहीं, वो जानने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से होने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मॉनिटर करता है सारे डायरेक्टर्स के ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी डिसीजन जो है, अनुमति जो है वो भी लिया जाता है। कोई भी किसी प्रकार का रेजोल्यूशन पास हो रहा है उससे सबसे पहले वो BR@BM पास होता है। BR@BM मतलब होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, वो पास होता है उसके एट बोर्ड मीटिंग। उसके बाद जाके आप SR पास करो, OR पास करो। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो आपके जनरल मीटिंग में पास होता है। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कोई भी चीज़ अग्री करेंगे, डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा देखने के लिए कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो लोग कर रहे हैं या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है डायरेक्टर तो वो मना किया जाएगा, वो गलत चीज़ है। उसी गलत चीज़ को रोकने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखता है कि प्रॉपरली क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये समझ में आ चुका है सर? ओके। और एक चीज़ समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है इसका मतलब ये होता है कि इसका कंपनी के साथ कोई भी अच्छा खासा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत लिमिटेड प्रकार के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स कर सकते हैं, तभी जाके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाओगे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। अब
इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग ढूंढे कैसे? न्यूज़पेपर में ऐड दे क्या कि हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूरत है? ऐसा नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसमें उस प्रोसीजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा बैंक का। डेटा बैंक वो लिस्ट है, वो बैंक है जहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है उनका पूरा लिस्ट होता है। अब उन लिस्ट में से आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप रख सकते हो। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेटा बैंक है, इसमें अगर देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आपका इंडिपेंडेंस जो है ब्रीच हो जाता है तो डेटा बैंक से आपका नाम भी हट जाता है, आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम भी नहीं कर पाते हो। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ जो है, ये सब कुछ डेटा बैंक में लिखा होता है। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ डेटा बैंक में लिखा होता है। अब ये आपको समझ में आ चुका है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट और कहाँ से हम लोग उसको उठा के बिठाएंगे अपने बोर्ड में, ये समझ में आ चुका। अब हम लोग देखेंगे कि लॉ मेकर्स ने क्या बता रखा है। देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 149 एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेटा बैंक containing names, addresses and qualifications of persons who are eligible and willing to act as an independent director। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किससे, कहाँ से लेंगे? डेटा बैंक से। डेटा बैंक में क्या रहता है? नेम्स, addresses and qualifications of a person who are eligible and willing to act as a independent director। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। आगे देखेंगे हम लोग। देखो, director maintained by any body, institute or association as may be notified by the central government। तो ये डेटा बैंक कौन मेंटेन करके रखता है? कोई भी, हाँ जी बताओ ना, कोई भी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको बताया गया है कि भैया ये जो इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि भैया ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मेंटेन करके रखेगा डेटा बैंक। समझ में आ रहा है? कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, कहीं पर भी, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलाउ किया गया है टू मेंटेन अ डेटा बैंक, टू मेंटेन, ये काम जो है सेंट्रल बैंक के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि भैया ये सारे कंपनीज़ जो है ना, ये सारे कंपनीज़ मेंटेन करेंगे, तो ये एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है, कि वो लोग मेंटेन करके रखेंगे, क्या बताओ, डेटा बैंक, ठीक है। हैविंग एक्सपर्टीज इन सर्टेन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डेटा बैंक एंड पुट ऑन देयर वेबसाइट फॉर द यूज़ ऑफ कंपनी मेकिंग देयर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। तो ऐसे कुछ एसोसिएशंस होंगे, बॉडी होगा, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कि भैया तुम मेंटेन करके रखोगे, क्या बताओ, डेटा बैंक। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, उनके वेबसाइट में ये पूरा लिस्ट डाल के रखेंगे, ये सारे हैं अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनका नाम, एड्रेस, पता ये होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कोई भी कंपनी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना चाहता है तो यहाँ से वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर इंसान जो कि एलिजिबल हो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रोवाइडेड दैट responsibility of exercising due diligence before selecting a person from the data bank referred to above as an independent director shall lie with the company making such appointment। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग तो भैया आपको डेटा बैंक में तो हम लोगों ने आपको दे दिया कि ये इंसान एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन आप सीधा हमारे भरोसे मत बैठो, आप अपने साइड से रिसर्च करो, कोई भी इंसान आपको पसंद आ रहा है उसको आप बिठा सकते हो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करना होगा, ठीक है, आपको खुद से रिसर्च करना होगा प्रॉपरली कि भैया वो एलिजिबल है कि नहीं। समझ में आ चुका है? उसके बाद देखो भाई मेरे, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152 एंड द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट annexed to the notice of the general meeting called to consider the said appointment shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले तो बोर्ड डिसाइड करता है कि भैया हम लोग सो एंड सो इंसान को पकड़ लो, राजेश को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में बिठाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका अप्रूवल जो है ना आपको जनरल मीटिंग में लेना चाहिए। अब जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने के लिए आपको नोटिस देना होगा, नोटिस के साथ जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा नोटिस के साथ,
और वहाँ पे लिखा होगा कि भैया हम लोग, आप खुद जस्टिफाई करोगे, आप कंपनी हो ना, आप खुद जस्टिफाई करोगे कि आप क्यों इस इंसान को, राजेश को, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाना चाहते हो आपके कंपनी में, और वो कैसे एलिजिबल है वो भी आप बताओगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, द डेटा बैंक रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall create and maintain data of persons willing to act as an independent director in accordance with such rules as may be prescribed। ऑब्वियसली डेटा बैंक में वो उन इंसान के नाम होंगे जो विलिंग है, ठीक है, कि हाँ मैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना चाहता हूँ, उनके विल के अगेंस्ट उनका नाम नहीं होगा डेटा बैंक में, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो, the central government may prescribe the manner and procedure of selection of independent director who fulfills qualification requirements specified under section 149। अब यहाँ पर क्या है कि the central government may prescribe the manner and procedure of selecting of independent directors who fulfill the qualification। अगर कोई भी बंदा फुलफिल कर रहा है क्वालिफिकेशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है प्रोसीजर, अलग अलग प्रोसीजर की कैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठा सकते हो। नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठाया जाता है डेटा बैंक से। अब ये सारा चीज़ जो है ये आपको पता चल चुका है सेक्शन 150 के तहत। सेक्शन 150 में इतना ही बताया गया है एज अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डेटा बैंक से कैसे उठा के आप बिठा सकते हो, ये सारा चीज़ तो इतना ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सेक्शन 150। समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब आता है कि सेक्शन 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। ये बड़ा सेक्शन है, इसको अच्छे से करेंगे। इसको कहा जाता है अपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ने से पहले समझ लो कि होता क्या है। देखो, ये है बड़े शेयर होल्डर्स, बिग शेयर होल्डर्स, बिग शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई भी शेयर होल्डर बिग या फिर स्मॉल कैसे होता है? ये है स्मॉल शेयर होल्डर। कोई भी शेयर होल्डर बिग या फिर स्मॉल कैसे होता है? हाँ जी, हाइट से अगर आप बौने हो, तो आप क्या हो जाएगा? आप हो जाओगे स्मॉल। अगर आप ड्वार्फ पैदा हुए हो तो आप स्मॉल शेयर होल्डर। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में बताया गया कि वो शेयर होल्डर्स जो थोड़े शेयर्स हेल्ड करते हैं कंपनी में, ठीक है, पकड़ लो ये सारे शेयर होल्डर्स मिला के 10% हेल्ड कर रहे हो, या फिर 20% हेल्ड कर रहे हो, ठीक है, या फिर 30% हेल्ड कर रहे हो। समझ में आ रहा है। छोटे छोटे आप और हम, जैसे हमको, हमारे पास है 30 शेयर, 300 शेयर, 500 शेयर्स, ठीक है, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स है। हम लोग हैं स्मॉल शेयर होल्डर। किसी बंदे के पास है 1 शेयर, वो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर। अब देखो, ये है बड़े जिनके पास है कंपनी का अच्छा खासा शेयर। ईच शेयर होल्डर के पास है, पकड़ लो, 10% का शेयर होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। पकड़ लो अगर यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो 50% का शेयर होल्डिंग सिर्फ 5 बंदे के पास है। ये है बिग शेयर होल्डर। अब एक चीज़ समझो, जिनके पास बहुत ज़्यादा शेयर होता है ना, उनके पास पावर रहता है कि कुछ भी मनमानी कर ले वो अपने हिसाब से, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर्स का बात कोई सुनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये मनमानी चलता था। अब इन कंपनीज एक्ट में लॉ मेकर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि भैया ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये लोग डिसाइड करके पास कर रहे हैं रेजोल्यूशन। बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो मर्जी है उसके हिसाब से वो लोग पास कर रहे हैं। अगर पकड़ लो हमारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पकड़ लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अगर पास हो रहा हो कोई भी रेजोल्यूशन, तो कितना % वोट चाहिए होता है? 50 से ज़्यादा चाहिए होता है ना, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% तो इन कुछ बंदों के पास है, पकड़ लो और भी 2 बंदे ऐड हो जाए तो 60 to 70% वोटिंग पावर तो इन्हीं के पास है, 4-5 जन के पास है। तो अगर इनके पास इतना पावर है, वो लोग तो कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। मतलब ये बड़े शेयर होल्डर्स जो है ना, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं कि इसके पास 200 शेयर है, इसके पास 300 शेयर है। समझ में आ रहा है। ये होता था, ठीक है, ये होता था पूरा कंसेप्ट आपके स्मॉल शेयर होल्डर का। अब इसलिए हमारे लॉ मेकर्स ने आइडेंटिफाई किया भैया यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें। बोले कि इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, जिसको हम लोग कहलाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसको हम लोग कहलाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कैसे करें, कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर, छोटे छोटे शेयर होल्डर का डायरेक्टर बैठेगा कौन होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और कैसे इनको अपॉइंट करेंगे, कौन से कंपनीज को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से
देखो क्या बोले यहाँ पे, अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर एंड विथ सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी को एक डायरेक्टर जो है वो रख सकते हैं, मे है, ठीक है, मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर एंड विथ सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इतना आप लोग समझ लो। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स ए शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज़ और सच आर द सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो 20,000 रुपये से ज़्यादा का शेयर जो है उनने होल्ड नहीं कर रखा है, उसको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर, उसको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर। तो पकड़ लो, इस बंदे ने 5,000 का शेयर होल्ड किया है, इस बंदे ने 2,000 का शेयर होल्ड किया है, इस बंदे ने 3,000 का शेयर होल्ड किया, तो ये सारे स्मॉल शेयर होल्डर। कोई भी बंदा अगर 20,000 से ज़्यादा शेयर होल्ड मतलब 20,000 रुपीज़ का शेयर्स जो है, 20,000 से ज़्यादा रुपीज़ का शेयर जो है वो लोग अगर हेल्ड कर रहे हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं, वो मेजॉरिटी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, वो मेजर बिग शेयर होल्डर में चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है। नीचे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा डिटेल। देखो क्या बताया यहाँ पे, बोले अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स। ऊपर में क्या बताया गया, ऊपर में बताया गया मे, तो मर्जी है लिस्टेड कंपनी का। कोई भी लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी मतलब भैया भारी भरकम कंपनी जो लिस्टेड है अपने स्टॉक एक्सचेंज में। अब कोई भी लिस्टेड कंपनी मन मर्जी से एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकते हैं। अगर उन लोगों ने नहीं रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे मैंडेटरी कहाँ पे होता है, मैंडेटरी होता है यहाँ पे कि देखो अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पर बोले अगर लिस्टेड कंपनी है आपका और आपको नोटिस मिला है किससे, 1,000 शेयर होल्डर्स से, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स से। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब वो बंदा जिसके पास 20,000 तक से कम का, 20,000 के कम का, 20,000 रुपीज़ लेस देन 20,000 रुपीज़ का शेयर्स वो लोग हेल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे 1,000 शेयर होल्डर जो है उनने अगर नोटिस आपको भेजा तो जाके आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना होगा। और ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर। देखो मैं आपको स्टोरी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखो स्टोरी कहानी ये है कि देखो यहाँ पर है राम, ठीक है, राम है। राम एक कंपनी जिस कंपनी का नाम है, पकड़ लो रिलायंस का नाम ले लेते, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। रिलायंस में वो एक स्मॉल शेयर होल्डर है, पकड़ लो स्मॉल शेयर होल्डर जो हेल्ड कर रहा है, पकड़ लो 2,000 रुपीज़ का शेयर फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2,000 रुपीज़ का शेयर वो हेल्ड कर रहा है रिलायंस में, राम, ठीक है। अब राम कह रहा है, राम का बात ये है कि भैया बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना डिसीजन एकदम मन मर्जी से ले रहे हैं और हमारा बात कोई सुन नहीं रहा, हम हैं छोटे शेयर होल्डर। तो राम ने ये बात अपने ही बगल वाले इंसान के साथ, शाम के साथ एक्सप्लेन किया। शाम भी है स्मॉल शेयर होल्डर जो कि पकड़ लो 3,000 रुपये का शेयर हेल्ड करके रखा है। स्मॉल शेयर होल्डर 20,000 से कम है तो स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है ना। अब शाम ने राम को कहा कि देखो भैया हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम हैं स्मॉल शेयर होल्डर, हमारे पास है कम पैसे और कम शेयर हम लोगों ने हेल्ड कर रखा है, तो हमारा बात कोई सुनेगा नहीं। तभी जाके यहाँ पे एंट्री हुआ है एक इंसान का जिसका नाम है राम श्याम जोधू का। अब ये जोधू ने क्या किया, जोधू जो है वो है भैया अपने CS एग्ज़ाम स्क्वाड का स्टूडेंट। वो गया श्याम एंड राम को बोले कि भैया सुन, तुम लोग या फिर हम लोग अगर 1,000 हम जैसे 1,000 शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर जुगाड़ ले, इस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जुगाड़ ले, एंड हम लोग सब लोग अगर अपील करें कंपनी को हमारे साइड से एक डायरेक्टर बिठाने के लिए, तो कंपनी को बिठाना होगा। तो वहीं पे जोधू का बात, जब ही जोधू बात कर रहा था श्याम एंड राम से, तभी जाके मोधू करके एक बंदा था,
ठीक है, राम श्याम जोधू मोदू। अब ये जो मोदू है वो बंदा आके बोला कि भैया हम भी तो है स्मॉल शेयर होल्डर, लेकिन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर ढूंढ के जो है हम लोग नोटिस भेजना ये मामूली बात नहीं है। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होता है। तो तो फिर मोदू ने कहा इसका भी सल्यूशन है। अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं है तो पकड़ लो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। मतलब क्या होता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर, इसका मतलब क्या होता है फिर से बताओ। 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर, इसका मतलब ये होता है कि आपके कंपनी में जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, उसका 1/10 को भेज दो। 1/10 भी अगर आके नोटिस भेज रहा है ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/10 किसका, 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आपके कंपनी में, रिलायंस के कंपनी में जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है उसमें से 1/10 भी भेज दिया, अगर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर ने भी अगर नोटिस भेज दिया तो उनको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना होगा। विच एवर इज़ लोअर, क्या बताओ, विच एवर इज़ लोअर। विच एवर इज़ लोअर का मतलब क्या होता है, विच एवर इज़ लोअर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक है 1000 शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो भी कम है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब यही होता है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर मिनिमम तो चाहिए होगा, इनमें से कम कौन सा होगा विच एवर इज़ लोअर। अगर आपकी कंपनी में पकड़ना, आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है ही नहीं, अगर आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है ही नहीं, आपकी कंपनी में 500 स्मॉल शेयर होल्डर है, रिलायंस के कंपनी में 500 शेयर होल्डर, तो भैया 1000 स्मॉल शेयर होल्डर कहाँ से लेकर आए। हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम, लेकिन पकड़ लो अगर कम है तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना उस कंपनी के लिए जहाँ पे 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है ही नहीं, उनका बात कौन सुनेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विच एवर इज़ लोअर। अगर आपकी कंपनी में 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है तो अच्छी बात है, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर को लेकर जाओ, आप नोटिस के लिए अपील करो, नोटिस भेजो, एंड देन उन लोग बिठा देगा आपका डायरेक्टर जिसको कहा जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब बाई चांस आपकी कंपनी में 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है ही नहीं, आपकी कंपनी में 500 स्मॉल शेयर होल्डर, तो इनमें से 1/10 इसका 1/10 निकालो, जितना भी हो रहा है विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम हो रहा है, जो भी कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, विच एवर इज़ लोअर, उतना इंसान आप लेकर जाओ, उतना इंसान आप लेकर जाओ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उतना इंसान आप लेकर जाओ, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर लेकर जाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 500 का 1/10 अगर निकाले कितना होता है बताओ, 50। तो 50 स्मॉल शेयर होल्डर, अगर 50 स्मॉल शेयर होल्डर ने भी, अगर 50 स्मॉल शेयर होल्डर ने भी लिख दिया नोटिस कंपनी को, तो उनको रखना होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए रखना होगा इनका ही डायरेक्टर। समझ में आ रहा है, ये लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया है, समझ में आ रहा है, हाँ जी ठीक है। आप 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं लेकर जा सकते, इतना सारा स्मॉल शेयर होल्डर को नहीं बोल सकते, इतना स्मॉल शेयर होल्डर कैसे जुगाड़ोगे, और सबको एक साथ करके नोटिस भेजना दिक्कत वाली बात है। तो 1/10 कर लो, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर जितना भी है आपकी कंपनी में, उनको बोल दो कम से कम। अगर 500 स्मॉल शेयर होल्डर है तो उनका 1/10 बोल दो, उनका कितना होता है 1/10, 50, तो 50 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ने भी लिख के भेज दिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कंटिन्यू करें। A listed company may, upon notice of not less than 1000 small shareholder or 1/10 of the roll number of such shareholder, whichever is lower, have a small shareholder director elected by the small shareholders। यही small shareholders जो है elect करेंगे अपने साइड से एक small shareholder director, जो कि उनका बात सुनेगा, उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेगा। Provided that nothing in the sub rule shall prevent a listed company to opt to have a director representing small shareholder suo moto। suo moto मैंने पहले भी बता दिया, अगर लिस्टेड कंपनी का मन है तो वो खुद से भी रख सकता है, ये नोटिस वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी का मन है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख देते तो वो रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। suo moto मतलब अपने मन से।
एंड इन सच अ केस द प्रोविजंस अप टू शैल नॉट अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। तो अगर वो अपने साइड से ही रख रहा है एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो ये सबसेक्शन 2 जो है इसका कोई सब रूल 2 जो है इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है फॉर सच स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कंपनी ने कर रखा है, तो आपको नोटिस वगैरह भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो, द स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंडिंग टू पर्पस a person as a candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under their signatures, specifying the name, address, share held and folio number of the person whose name is being proposed for the post of the director and the small shareholders who are proposing such person for office of director। तो सिंपल चीज़ ये समझो, देखो ये 500 जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स थे, इनने सोचा कि मेरे को चाहिए होगा, इनमें से 110 तो 50 होता है ना, तो 50 ने बोल दिया, नोटिस भेज दिया कि भैया अपने को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अब नोटिस भेजने के टाइम पे वो लोग क्या बताएंगे, अपना कैंडिडेट भी तो बताएंगे कि भैया हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग किस इंसान को बिठाना चाहते हैं एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो उस कैंडिडेट का नाम जो है आपको 14 डेज पहले देना होगा, 14 डेज, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग जिस दिन हेल्ड है उससे 14 दिन पहले आपको नाम देना होगा कैंडिडेट का, आप लोग जिसको चूज़ करना चाहते हो। और उसका सिर्फ नेम नहीं, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, यहीं पे मार्क कर देता हूँ, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, उसके बाद आएगा शेयर हेल्ड, मतलब उसका कितना शेयर उसने हेल्ड कर रखा है, और उसका फोलियो नंबर भी शेयर्स का, ठीक है, ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जिसका नाम प्रपोज करने के बारे में हम लोग सोच रहे एज अ डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। एंड द स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन, इसका मतलब ये होता है कि एक तो कैंडिडेट का नाम, एड्रेस एंड फोलियो नंबर, शेयर कितना होल्ड कर रहा है वो सब हम लोग देंगे, उसके साथ साथ जो लोग प्रपोज कर रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग इस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों का भी नेम, एड्रेस, कितना शेयर हेल्ड करके रखा है, उनका फोलियो नंबर, सब कुछ देना होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है, ये पकड़ लो, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनको रिप्रेजेंट करने वाला ये वाला बंदा होगा, ये बनेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब इसका तो आप नेम, एड्रेस, जितने भी शेयर्स हेल्ड, फोलियो नंबर दोगे, ठीक है, NASF, इनका भी दोगे, नेम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो, provided that if the person being proposed does not hold any share in the company, the details of shares held and folio number need not be specified in the notice। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो ऐसा भी कोई बंदा बन सकता है जिसका कंपनी में कोई शेयर ही नहीं है, ठीक है। क्या बोले, प्रोवाइडेड इफ पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी। एग्जामिनेशन में घुरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तब तुम सोचते रहोगे भैया ये क्या मतलब, इसका तो मतलब ये होता है स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी से ही होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर, जो कैंडिडेट आप लोग बिठाना चाहते हो, वो किसी को भी बिठा सकते हो। अगर कंपनी में कोई शेयर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्या समझ में आ चुका है? हाँ। उसके बाद देखो, द नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स स्टेटिंग हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सोच लो, अगर तुम एज अ डायरेक्टर बैठना चाहते हो, तुम्हारे पास DIN होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहा जाता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद दैट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर, कि तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं हो टू बिकम ए डायरेक्टर, ये भी तुमको बताना होगा कि हम डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं, हम बन सकते हैं। उनका कंसेंट भी देना होगा कि हाँ जी मैं कंसेंट देता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इस कंपनी में, ठीक है। ये कहाँ पे बोलना होगा, ये नोटिस के साथ जाएगा। ये नोटिस में सब कुछ भेज देना होगा कि हमारा इंसान ये है, इसका शेयर्स ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका नाम ये है, इसका फोलियो नंबर ये है, और ऑल्सो इसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, नहीं है वो डिस्क्वालीफाइड, वो क्वालिफाइड है, और उसका कंसेंट भी आपको बताना होगा कि हाँ मैं कंसेंट देता हूँ। समझ में आ रहा है? फिर देखो, such director shall be considered as an independent director subject to his being eligible, ठीक है, eligible
and eligible, and he is giving a declaration of his independence in accordance subsection section 149. ये समझ लो, ये जो डायरेक्टर है ना स्मॉल शेयर होल्डर, उसको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग मानेंगे भाई मेरे. सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू कि वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 149. सेक्शन 149 में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि कौन कौन एलिजिबल है. ठीक है, वो डिक्लेरेशन भी देखा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए मतलब तैयार हूँ एंड मैं एलिजिबल हूँ. द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 150 टू एक्सेप्ट दैट सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. मतलब उसका रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन से वो रिटायर नहीं होगा. डायरेक्टर रोटेट करके रिटायर जो होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बाद में देखेंगे कि डायरेक्टर का रोटेशन से रिटायरमेंट होता है. सच डायरेक्टर टेन्योर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर. मतलब 3 साल का डायरेक्टर का पीरियड होता है उनका, स्मॉल शेयर होल्डर का. उसका टेन्योर कितना होगा? 3 साल, पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. उनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है. उसके बाद अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड स्मॉल शेयर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 भी अगर उसका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मिल रहा है. इस 164 में क्या पता है, 164 में लिखा होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो वो ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर कैसे बैठेगा, है ना. तो अगर वो तो ये तो पहले से हम लोग जानते कि अगर वो डिस्क्वालीफाइड है एज अ डायरेक्टर वो बैठ ही नहीं सकता. ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग इलेक्ट करेंगे एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो एलिजिबल है. ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इफ, उसको ऑफिस छोड़ देना होगा अगर द डायरेक्टर इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164. 164 में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है वो अगर हो जाता है इस डायरेक्टर के साथ, 164 में जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, वो तो आपने पढ़ा नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग 164 में क्या है. 164 में ऐसा बातें लिखा है कि अगर ये चीज़ आप करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो. तो उनमें से कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो आप एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते. आप अगर अपॉइंटेड हो तो आपको छोड़ के जाना होगा ऑफिस, आपको ऑफिस वेकेट करना होगा. ठीक है, उसके बाद द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बी वेकेंट इन पर्सन सेक्शन 167. 167 है वेकेशन से रिलेटेड, मतलब ऑफिस वेकेट करने से रिलेटेड. ठीक है, तो अगर आप 164 में एलिजिबल हो, मतलब 164 में आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो आपको 167 के तहत निकाल देंगे, वेकेट कर देंगे, वेकेशन ऑफ ऑफिस. ठीक है, वेकेट मतलब ऑफिस को छोड़ के निकाल देना. तो वेकेशन जो है हम लोग सीएस के टर्म में हम लोग उसको कहते हैं ऑफिस से. भैया खुशखबरी वाली बात नहीं है, सीएस के लिए वेकेशन मतलब ये ऐसा नहीं है कि भैया बीच में जाके आराम करे, मस्ती करे, पहाड़ देखे, पानी देखे, ठीक है, नदी देखे, तो ये सारा नहीं है. वेकेशन का मतलब होता है ऑफिस से निकाल देना. तो ये बहुत मतलब दुख भरी बात है, दुख भरी वर्ड है अपने सीएस कम्युनिटी में. वेकेशन का मतलब क्या हो जाता है बताओ फटाफट. वेकेशन का मतलब हो जाता है, मतलब कंपनी लॉ में इसका मतलब होता है कि ऑफिस से निकाल देना. ठीक है, द डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोवाइड इन सेक्शन 6. तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अगर सीज करता है सेक्शन 149 से कोई जो इंडिपेंडेंस उसका वहाँ पे लिखा है ना कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप इंडिपेंडेंट हो, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो इंडिपेंडेंट नहीं हो. तो अगर आपका ब्रीच हो रहा है सेक्शन 149 तब भी आप एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बैठ सकते. उसके बाद नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम. तो कोई भी इंसान 2 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एट द सेम टाइम नहीं बन सकता. मतलब आज के दिन 2 कंपनी जो है उसमें आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, 3 कंपनी में नहीं बन सकते. क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. आगे देखेंगे. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, देखो, द सेकेंड कंपनी इन विच ही हैज़ अपॉइंटेड शैल नॉट बी इन अ बिजनेस विच इज़ कंपीटिंग और इज कन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी. इसका मतलब ये होता है कि देखो ये बंदा 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है कंपनी 1 कंपनी 2 में. लेकिन अगर ये दोनों कंपनी जो है सेम बिजनेस कर रहा है, कंपीटिंग बिजनेस में है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये भी मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इन दोनों कंपनी में वो एट द सेम टाइम वो नहीं बन सकता. दोनों कंपनी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए. पकड़ लो ये कंपनी एग्रीकल्चर में है, ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. समझ में आ रहा है? दोनों सेम बिजनेस में नहीं होना चाहिए. शैल नॉट बी इन अ बिजनेस विच इज़ कंपीटिंग और इज इन कन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी. समझ में आ रहा है? तो कंपनी 1 एंड कंपनी 2 जो है ये दोनों अलग अलग बिजनेस होना चाहिए. ठीक है. अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट
for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold the office as a small shareholder director in the company, be appointed as in or be associated with such company in any other capacity either directly or indirectly। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है, जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होता है, ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही सीजेज द होल्ड द ऑफिस, मतलब जैसे ही उसका ऑफिस का टेन्योर खत्म हो जाता है उसके बाद 3 साल मिनिमम उसको किसी प्रकार का किसी भी कैपेसिटी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंपनी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना है। 3 साल उसका कूलिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद वो तुम कंपनी से कोई भी रिलेशन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका सेक्शन 151, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब ये पूरा हो चुका है अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बहुत छोटा सेक्शन था ये, सेक्शन 150 एंड 151 हो चुका है, इससे अलग कोई भी कुछ नहीं है पढ़ने लायक। तो इसके साथ हम लोग ये एंड करेंगे इसका वीडियो, ठीक है ना। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।